गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने उसमें पढ़ा कि चयन की समस्या आर्थिक समस्या क्या होती है। इसमें हमने पढ़ा कि जब हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और हमारे संसाधन सीमित होते हैं, दोनों के बीच में जो सामंजस्य बिठाना होता है उसकी वजह से जो समस्याएं होती हैं उसे हम आर्थिक समस्या, चयन की समस्या या केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। और ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या इसलिए कहलाती है क्योंकि अर्थव्यवस्था के केंद्र होती है। हर अर्थव्यवस्था में ये समस्याएं पाई जाती हैं। फिर हमने पढ़ा कि केंद्र समस्याएं कितनी होती हैं। तो हमने पढ़ा कि केंद्र समस्याएं 3 होती हैं। क्या उत्पादन करना चाहिए, कैसे उत्पादन करना चाहिए और किसके लिए उत्पादन करना चाहिए। क्या उत्पादन करना चाहिए में हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में अंतर पढ़ा था। दूसरे में कैसे उत्पादन करना चाहिए, हमने पढ़ा कि 2 तरह की तकनीक होती है, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। उन दोनों में से कौन सी ऐसी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। फिर तीसरा, किसके लिए उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि सबको बराबर मिले और हमारे देश में जो गरीबी है वो दूर हो, अमीर ज्यादा अमीर ना हो और दोनों के बीच में एक सामंजस्य, एक बराबरी बढ़ सके। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अगर मैं इसको कहूँ कि हम इसको इजी वे में मैं आपको बताऊं कि हम इसमें पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार अगर आपको आपने 12th में पढ़ा होगा। अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम 2 तरीके से मेजर करते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक सरल तरीके में हम 2 तरीके से मेजर करते हैं। पहला होता है स्वामित्व के आधार पर और एक होता है संसाधन के आधार पर। संसाधन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। पहला अविकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकसित अर्थव्यवस्था, तीसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें संसाधनों का उपयोग नहीं हुआ होता, जहां पर गरीबी अधिक होती है, बेरोजगारी अधिक होती है, शिक्षा निम्न स्तर की होती है और लोगों का रहन सहन का स्तर भी बहुत ही निम्न होता है। इसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था वो होती है जिन अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों को पूरी तरीके से उपयोग किया गया हो और जहां पर बेरोजगारी और गरीबी ना के बराबर हो और शिक्षा का स्तर उच्च हो और लोगों का रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होता है और प्रति व्यक्ति आय भी उच्च स्तर पर होती है। तीसरा आता है विकासशील अर्थव्यवस्था। अच्छा, विकसित अर्थव्यवस्था में हम ले सकते हैं अमेरिका या यूरोप के जितने भी शहर हैं, जैसे जर्मनी, इटली, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें संसाधनों का उपयोग चल रहा हो, उसका हम उपयोग कर रहे हों, उन्हें विकसित करने की कोशिश कर रहे हों, वो विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। जहां पर थोड़ी सी गरीबी और बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षा का स्तर में सुधार किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय मध्यम वर्ग की होती है। जैसे इसमें उदाहरण के लिए हम वो देश ले सकते हैं जैसे भारत, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, ये सब देश इसमें शामिल होते हैं। अब दूसरा आता है अर्थव्यवस्था का प्रकार स्वामित्व के आधार पर। अब जो मैं आपको वर्गीकरण पढ़ाऊंगी वो इसी आधार पर होगा। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा सामाजिक अर्थव्यवस्था, जिसे हम केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहेंगे। और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अभी आज हम ये इसमें समझेंगे। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि क्या होता है, फिर हम इसे पढ़ेंगे। देखिए, पूंजीगत अर्थव्यवस्था, जिसे हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, वो तब होती है जब जो कुछ ही व्यक्ति होते हैं, निजी व्यक्ति, उनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, तो तब और उनका ही स्वामित्व होता है हर संसाधन पर। तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और बाजार की शक्तियां मांग और पूर्ति वहां पर कीमत का निर्धारण करती हैं, इसलिए उसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें अमेरिका, यूरोप के सभी देश शामिल होंगे। दूसरा आता है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, या जिसे हम कह सकते हैं सामाजिक अर्थव्यवस्था या सरकारी अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। इसमें नाम से पता चल रहा है, समाज जहाँ होता है वहाँ सरकार होती है। जहाँ संसाधनों पर पूरा स्वामित्व सरकार का होता है और निजी क्षेत्र का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, उसे हम
केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका नाम केंद्रीकृत क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो पूरा केंद्र है वो सरकार के हाथ में, मतलब इसका नियंत्रण पूरा सरकार के हाथ में है। और योजनाबद्ध इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधनों को बनाने के लिए काम किया जाता है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के काम किया जाता है, वो योजना बनाकर किया जाता है, इसलिए इसे हम योजनाबद्ध भी कहते हैं। तीसरी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम से पता चल रहा है मिश्रित है। मिश्रित मतलब दोनों का मिक्सचर, पूंजीवादी और सामाजिक या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जिसे हम सामाजिक अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबद्ध सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ये केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विशेष रूप से विनिधान करके वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है, जो पूरे समाज के लिए वांछनीय है। उदाहरण के लिए, यदि ये पाया जाता है कि कोई ऐसी वस्तु अथवा सेवा जो पूरी अर्थव्यवस्था को सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा, जिसके व्यक्तियों द्वारा स्वयं पर्याप्त मात्रा से उत्पादित नहीं किया जा रहा हो, तो सरकार उन्हें ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकती है, या फिर सरकार स्वयं ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने का निर्णय ले सकती है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में, यदि कुछ लोगों की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का इतना कम अंश प्राप्त हो कि उनका जीवित रहना ही दांव पर लग जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सत्ता हस्तक्षेप करके सभी को वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण का न्यायोचित हिस्सा देने का कार्य कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें सारे संसाधन किसके नियंत्रण में होते हैं? सरकार के नियंत्रण में होते हैं। निजी व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इनका उद्देश्य कल्याण होता है, कल्याण करना होता है समाज का। और इसमें जैसे रशिया शामिल हो सकता है, ठीक है, इसका उदाहरण हो सकता है। अब देखिए, अब आपने इसमें यही बताया गया है कि ऐसी कई चीजें होती हैं जो सरकार चाहती है कि सब गरीबों को भी मिले, लेकिन अगर पूंजीवादी होगी तो वही खरीद सकता है उन चीजों को जिनके पास पैसा होगा। लेकिन इस अर्थव्यवस्था में, केंद्रीकृत योजनागत या सार्वजनिक या सामाजिक सरकारी अर्थव्यवस्था में, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी सरकार कम पैसों में निःशुल्क रूप से उन चीजों को उपलब्ध कराएगी जो उनके लिए जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा, शिक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षा फ्री है। स्वास्थ्य में देखा होगा आपने, निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं लोगों के इलाज के लिए, सरकार पैसे देती है। लोगों को कई ऐसी बीमारियां जिसमें लोगों को फ्री कर रखा है, उनकी फीस कम लगती है, फीस नहीं देनी पड़ती है। नई नई योजनाएं आ रही हैं, वो सिर्फ इसी वो सब चीजें इसी का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ निजी व्यक्तियों का स्वामित्व है। सारे संसाधन जो है वो निजी व्यक्ति ही ओन करते हैं, उनका नियंत्रण होता है, और यहाँ पर लाभ कमाना ही उद्देश्य है, कल्याण का उद्देश्य नहीं है। बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार किया जाता है। अब यहाँ बाजार की स्थितियां या बाजार की शक्तियां कौन सी हैं? मांग और पूंजी। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतः क्रिया प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है जहां पर आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्माण आदान प्रदान कर सकते हैं। वहां ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र में प्रयुक्त बाजार शब्द बाजार के उस स्वरूप से भिन्न है जैसा हम उसे आमतौर पर समझते हैं। विशेष रूप से आप इस बाजार के विषय में
जो सोचते हैं उससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वस्तुओं की खरीद तथा उनके विक्रय के लिए व्यक्ति एक दूसरे से किसी वास्तविक भौतिक स्तर पर मिल भी सकते हैं अथवा नहीं भी। क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच क्रियाकलाप विभिन्न परिस्थितियों से संभव है, जैसे गांव के चौक पर व शहर के सुपर बाजार में, अथवा वैकल्पिक रूप से क्रेता और विक्रेता टेलीफोन अथवा इंटरनेट द्वारा भी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। बाजार का स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्भर रूप से वस्तुओं को खरीदने और विक्रय करने का काम कर सकते हैं। किसी भी तंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए ये अनिवार्य है कि उस तंत्र के विभिन्न घटकों के कार्यों में समन्वय हो, अन्यथा अव्यवस्था हो सकती है। शायद आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो बाजार तंत्र में करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती हैं। बाजार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु तथा सेवा की एक तय कीमत होती है, जिस पर क्रेता एवं विक्रेता में सहमति होती है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं का परस्पर इसी कीमत का विनिमय होता है। औसत समाज किसी वस्तु अथवा सेवा का वैसा मूल्यांकन करता है, कीमत उसी मूल्यांकन पर निर्धारित होती है। कहने का मतलब ये है कि बाजार में, जैसा आपके दिमाग में आया, बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार वही है जहाँ पर व्यक्ति जैसे क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, और वस्तुओं में जब वो आदान प्रदान करते हैं तो वो अपनी मांग भी करेंगे, वस्तुओं की पूर्ति भी होगी और उससे कीमत का निर्धारण भी होगा। कई लोगों का उद्देश्य पैसा कमाना है, वो भी पूरा होगा, तो वो सब इसमें किया जाता है। यदि क्रेता किसी व्यक्ति की अधिक मात्रा की मांग करते हैं वस्तु की, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। अगर आप किसी वस्तु की ज्यादा मांग करोगे तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी पूर्ति कम हो गई है, उसका उत्पादन इतना नहीं हो रहा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। कुछ टाइम पहले टमाटर के भाव जो 8 रुपए मिलते थे, वो टमाटर के भाव बढ़ गए और 60 रुपए किलो टमाटर हो गए। क्यों हुआ? क्योंकि बारिश हो गई, फसल टमाटर की खराब हो गई। इस कारण से तो मांग तो थी टमाटर की, वो तो बढ़ गई, लेकिन टमाटर उपलब्ध नहीं थे, और जितने टमाटर थे उनको लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कीमतों पे बेचना शुरू कर दिया। अभी कोविड टाइम में, कोरोना के टाइम में, हर डॉक्टर ने यही कहा कि जितने कोविड पेशेंट हैं वो ज्यादातर नारियल पानी पिए। ये इसलिए कहा क्योंकि उस नारियल पानी से जल्दी ताकत आती है। जैसे ही ये पता चला, वैसे ही नारियल पानी जो है, जो बहुत कम पैसों में, बहुत मिनिमम प्राइसेस में मिलते थे, 100 रुपए के 5 नारियल पानी आते थे, वो एक एक नारियल पानी 90 रुपए का हो गया। क्यों? क्योंकि नारियल पानी की मांग बढ़ गई, लेकिन उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ी। तो इस कारण से कीमतों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। वह उस वस्तु के उत्पादनों के लिए एक संकेत होगा कि वह उस वस्तु की जिस मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं, समाज को उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता है। अब जैसे ही उसकी वृद्धि हो गई, तो लोगों ने क्या करा? लोगों ने फिर यहाँ वहां से नारियल पानी मंगाने शुरू कर दिया, क्योंकि नारियल पानी 90 रुपए का एक बिक रहा था, जो 100 रुपए के 5 बिकते थे, मतलब 20 रुपए का नारियल पानी 90 रुपए में बिक रहा है, तो लोगों को फायदा हो रहा है। तो लोगों ने क्या करा कि उससे फायदा उठाया। कैसे? नारियल पानी खूब बाहर से मंगाया और फिर उनको बेचा महंगी महंगी कीमतों पर, जिससे लोगों का लाभ हुआ। इसमें भी ऐसा ही बताया गया है। इस पर उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाएं कीमतें बाजार में सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं, जिससे बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। अतः बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, कीमत के इन्हीं संकेतों के द्वारा हुए आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जैसे पता चल गया कि नारियल पानी ज्यादा उसकी मांग है, तो लोगों ने सोचा कि हम नारियल पानी की खेती करते हैं। नारियल पानी की खेती करते हैं, या फिर टमाटर का एग्जाम्पल लें, तो टमाटर की खेती करते हैं। अगर टमाटर के दाम पहले बढ़ गए थे, तो उन्होंने सबने टमाटर की खेती करनी शुरू करी। जैसे टमाटर की खेती करनी शुरू करी, टमाटर ज्यादा हो गए। अब टमाटर ज्यादा थे बाजार में, तो उनकी कीमतें अपने आप ही कम हो गई। इससे फायदा क्या हुआ कि हमारे अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ा, उत्पादन से रोजगार बढ़ा, रोजगार से आय बढ़ी, और आय से फिर लोगों की मांग बढ़ी, और मांग बढ़ने से फिर पूर्ति भी बढ़ गई। तो इस कारण से हमारी जो मांग और पूर्ति है, वो दोनों बराबर आ गए। पहले मांग ज्यादा थी और पूर्ति कम थी, और जैसे ही उत्पादन हुआ कीमतें बढ़ने के कारण, वैसे ही मांग और पूर्ति बराबर आ गए। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो बाजार की क्रियाएं होती हैं, मांग और पूर्ति,
ये अपने आप ही एक दूसरे को निर्धारित कर देती है और इससे कीमत का निर्धारण होता है। मतलब जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर होगी वहां पर कीमत का निर्धारण हो जाएगा और उसी कीमत में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाएगा। सभी अर्थव्यवस्थाएं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप प्राय बाजार द्वारा ही किए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि आर्थिक क्रियाकलापों की दिशा के निर्धारण में सरकार की भूमिका कितनी अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम है। 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण सोवियत संघ था। मैंने आपको बताया अभी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने देश के आर्थिक क्रियाकलापों के नियोजन की प्रमुख भूमिका निभाई है। तभी पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत हद तक कम हो गई है। मतलब हमारे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ पूंजीवादी और सरकारी अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था दोनों पाई जाती है। और आपने देखा होगा दोनों ही मिलकर काम करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अब ये क्या होता है? देखिए, सकारात्मक अर्थशास्त्र का मतलब होता है क्या है और आदर्शात्मक का मतलब होता है क्या होना चाहिए। जैसे बेरोजगारी की समस्या है तो हम पूछेंगे कि बेरोजगारी की समस्या क्या है, बेरोजगारी की समस्या क्या आंकड़े हैं। तो जब हम वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें तो वो होती है सकारात्मक अर्थव्यवस्था। लेकिन फिर अगर हम सुझाव दें कि क्या होना चाहिए, बेरोजगारी को कैसे कम करना चाहिए, जहाँ पे ये का चाहिए आ जाता है वहां पर हो जाती है आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था। ये पहले ही सैद्धांतिक रूप से उल्लेखित किया जा चुका है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियां होती हैं। ये विभिन्न क्रिया विधियों सामान्यतः इस समस्याओं के लिए विभिन्न भिन्न समाधान प्रस्तुत कर सकती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में संसाधनों के विनिधानों में अंतर हो सकता है और उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम मिश्रण के विनिधान में भी अंतर हो सकता है। इस कारण ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन वैकल्पिक क्रिया विधियों में से कौन सी क्रिया विधि किस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः अधिक अच्छी रहेगी। अर्थव्यवस्था में इस विभिन्न क्रिया विधियों का विश्लेषण करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक क्रिया विधि के उपयोग में होने वाले संभावित परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। हम इन क्रिया विधियों का मूल्यांकन करने के लिए यह अध्ययन भी करते हैं कि उनसे कौन होने वाले परिणाम कितने अनुकूल होंगे। प्राय सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण में इस आधार पर अंतर किया जाता है कि क्या हम किसी क्रिया विधि के अंतर्गत होने वाली कार्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं अथवा उसका मूल्यांकन करने का। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रिया विधियां किस प्रकार कार्य करती हैं, जबकि आदर्शात्मक में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये विभिन्न विधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। तथापि तथापि सकारात्मक और आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण के मध्य ये अंतर पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। सकारात्मक तथा आदर्शात्मक विषय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में निहित वे सकारात्मक और आदर्शात्मक पहलू के प्रश्न हैं जो एक दूसरे से अत्यंत निकटता से संबंधित हैं तथा इनमें से किसी एक की पूर्णता अपेक्षा करके अथवा अलग करके दूसरे का ठीक से समझ पाना संभव नहीं है। आप बस इतना याद कर लीजिए कि सकारात्मक होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि क्या है और जिसमें हम तथ्यों से अपनी बात सॉरी फैक्ट से मतलब एक्सपेरिमेंट से अपनी बात साबित करते हैं। लेकिन आदर्शात्मक में हम तथ्यों से हम आर्ग्यूमेंट से अपनी बात को साबित करते हैं कि क्या होना चाहिए, हमें कैसा करना चाहिए। जहाँ पे चाहिए शब्द आता है वहां पे आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र 2 शाखाओं में बांटने वाले रेगनर फरिश्ते थे, जिनको 1933 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि का मतलब होता है छोटा और समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि का मतलब होता है बड़ा।
जब हम एक इकाई या एक से दो इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। और जब हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं या समस्त इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। अगर हम एक क्लास में एक बच्चे का अध्ययन कर रहे हैं कि वो बच्चा कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, हर विषय में कैसा है, तो वो हुई व्यष्टि अर्थशास्त्र। और हम पूरी क्लास का अध्ययन कर रहे हैं तो वो हुई समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे हम एक वस्तु की कीमत का अध्ययन करें तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र, और बाजार की सभी वस्तुओं का अध्ययन, वस्तुओं की कीमत का अध्ययन करें तो है समष्टि अर्थशास्त्र। अगर एक फैक्ट्री में कोई भी उत्पादन हो रहा है उसका अध्ययन कर रहे हैं तो वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और हमारे अर्थव्यवस्था में जितने भी उद्योग हैं उनके उत्पादन का अध्ययन कर रहे हैं तो वो है समष्टि अर्थशास्त्र। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन दो व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि उन बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में हम कुल निर्गत, रोजगार तथा समग्र कीमत स्तर आदि समग्र उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। हमें ये जानना चाहते हैं कि समग्र उपायों के स्तर किस प्रकार निर्धारित होते हैं तथा उनसे समय के साथ परिवर्तन किस प्रकार आता है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत का स्तर क्या है, मतलब कितने इनपुट्स हैं, कितने ऐसे रॉ मटेरियल जो पाए जाते हैं। कुल निर्गत निर्धारण किस प्रकार किए जाते हैं। कुल निर्गत में समय के साथ किस प्रकार वृद्धि होती है। क्या अर्थव्यवस्था के संसाधन, उदाहरण के लिए श्रम का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है। संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण क्या है, कीमतों में वृद्धि क्यों होती है। अतः जिस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है वैसे ही समष्टि अर्थ में नहीं किया जाता। समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन की समग्र अथवा समष्टिगत उपायों के व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, बस आपको इजी वे में ये याद करना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें एक या दो इकाई का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इससे ज्यादा आपको डेफिनेशन में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप परेशान मत हुई। ये बस इतना ही कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें ये जानना होता है कि कितने संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग क्या है, उन संसाधनों में समय के आधार पर वृद्धि होती है कि नहीं होती, अगर होती है तो कितनी होती है, श्रम है तो श्रम में कितना बदलाव आता है। ये सब चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, समष्टि में पढ़ेंगे। यही बताया, लेकिन आपको डेफिनेशन याद करनी है क्योंकि ये चैप्टर इतने नंबर नहीं होते इसके, इसमें से ज्यादातर छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और छोटे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको मोस्टली डेफिनेशन ही याद करनी है। बस लास्ट डे खत्म हो गया। पुस्तक की योजना क्या थी, ये पुस्तक आपको व्यष्टि शास्त्र के आधारभूत विचार के परिचय कराएगी। इस पुस्तक में हम एक वस्तु के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए इस बात का विश्लेषण करेंगे कि एक वस्तु के लिए बाजार की कीमत तथा मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है। दूसरे अध्याय में हम उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तीसरे अध्याय में उत्पादन तथा लागत के आधारभूत विचारों का अध्ययन चर्चा करेंगे। चौथे अध्याय में हम उत्पादन के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। पांचवें अध्याय में हम ये अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु के लिए एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की कीमत तथा मात्रा का निर्धारण किस प्रकार होता है, और छठे बाजार में हम बाजार के कुछ अन्य स्वरूपों का अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। तो ये आपको बताया गया कि हम इसमें 6 चैप्टर है, वो 6 चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आपके लिए आज का होमवर्क यही है कि ये जो वर्ड्स ले रखे हैं इनके मीनिंग आपको लिखने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए मीनिंग, मेरा एक वीडियो है वो आप देख लीजिए, जो चैप्टर 1 परिचय पे ही बना हुआ है, उसमें स्लाइड्स में सारी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, और कुछ डेफिनेशन आप ढूंढ कर खुद लिखेंगे। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। पहला डेफिनेशन है, ये परिभाषाएं आपको लिखना इससे जरूरी है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती है 1-1 मार्क्स में, और हमें शुरू से ही बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। पहला है उपभोग, दूसरा दुर्बलता, तीसरा बाजार,
चौथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, पांचवा व्यष्टि अर्थशास्त्र, छठा उत्पादन, सातवां उत्पादन संभावनाएं, आठवां बाजार अर्थव्यवस्था, नौवां सकारात्मक विश्लेषण, नेक्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र, विनिमय, अवसर लागत, केंद्रीकृत योजनागत अर्थव्यवस्था और आदर्शात्मक विश्लेषण। इसमें से आपको अवसर लागत नहीं करना है क्योंकि अवसर लागत हमारा उत्पादन संभावना वक्र में था और वो आपके कोर्स में नहीं है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करने हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का विवेचन कीजिए। एक मिनट, बस इसी के साथ ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए निरंतर। मैं आपको कल इसके पूरे क्वेश्चंस दिखा दूंगी जो जो हमने करने थे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।